प्रीति दरवाजा बंद करके गुस्से में किचन में आई। उसने फ्रिज से दूध की तपेली निकाली और अपने लिए चाय चढ़ाते हुए बोली, पता नहीं ये आदमी खुद को समझता क्या है। और ठाकुर जी, आप किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे, जो बार बार उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, जो दुनिया भर की परेशानियां आपने मेरी ही किस्मत में लिख दी है? अब अगर मैंने ये नौकरी छोड़ी तो वो आदमी एक बार फिर से जीत जाएगा, और अगर मैंने ये नौकरी की तो वो आदमी अपने ऑफिस में मुझे चैन से जीने नहीं देगा। करूं तो क्या करूं? इतना कहकर प्रीति ने गुस्से में ऊपर सीलिंग की ओर देखा और फिर से बड़बड़ाए, अब प्लीज बंद कर दीजिए ये सब, थक गई हूं मैं। अब मैं अपनी जिंदगी में कोई और तूफान नहीं चाहती। अगर मैंने ये नौकरी की तो मुझे हर वक्त उस आदमी का चेहरा देखना पड़ेगा जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कैसे मैं उस इंसान का हर रोज सामना करूंगी? मैं ये नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी, फिर चाहे मुझे अपना बचा खुचा भी उसे क्यों न देना पड़े। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर अहाना ऑफिस पहुंचते ही सीधे आदित्य के कैबिन में पहुंची, पर वो वहां नहीं था। वो तेजी से अविनाश के कैबिन में आई, पर वो भी अपने कैबिन में नहीं था। उसने उसके कैबिन के बाहर आकर फिर से आदित्य को कॉल किया। गाड़ी ड्राइव कर रहे आदित्य ने जैसे ही अहाना का नंबर देखा तो कॉल रिसीव करके बोला, अहाना मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ऑफिस आकर तुमसे बात करता हूँ। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, ओके आदित्य। आदित्य ने कॉल कट कर दी। अहाना मुस्कुराते हुए अपने कैबिन की ओर बढ़ने लगी। तभी अविनाश वहां आकर बोला, इतनी खुश लग रही हो, लगता है शादी की डेट फाइनल हो ही गई। अहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अविनाश, आज से ठीक 1 महीने बाद मेरी और आदित्य की शादी है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस अहाना, अविनाश उसे गले से लगाकर बोला। अहाना की खुशी और बढ़ गई और वो उसके साथ अपने कैबिन की ओर बढ़ते हुए बोली, थैंक्स अविनाश। आदित्य थोड़ी देर में ऑफिस आ रहे हैं और आते ही हमें ढेर सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, इसलिए रेडी हो जाओ उनके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए। इतना कहकर अहाना अपनी चेयर पर बैठी और टेबल पर रखे ब्लूप्रिंट्स पर काम करने लगी। अविनाश ने उसकी सामने वाली चेयर पर बैठकर पूछा, अहाना तुम्हें नहीं लगता कि शायद सर उस लड़की को पहले से जानते हैं? अहाना ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो अविनाश फिर से बोला, ऑफिस स्टाफ ने मुझे बताया कि उन दोनों के बीच क्या बातें हुई। उनकी बातें सुनकर सबको यही लगा जैसे सर और वो लड़की एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अहाना भी बोली, लगा तो मुझे भी ऐसा ही, जैसे सर प्रीति को जानते हैं। और फिर जब सर उसके पीछे गए तो मेरा यकीन और गहरा हो गया। पर अविनाश, वो दोनों जिस तरह से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे वो दोनों ही एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वरना तुम्हारा तो उनकी जिंदगी से पत्ता ही साफ हो जाता। अविनाश उसे छेड़ते हुए बोला। तो अहाना गुस्से में भड़की, शट अप अविनाश। अविनाश हंसते हुए बोला, नाराज क्यों हो रही हो? अगर वो लड़की सच में तुम्हारे रास्ते का कांटा थी भी तो सर ने उसे खुद ही यहाँ से निकालकर फेंक दिया है। अहाना ने इरिटेट होकर अपना सिर हिलाया और एक फाइल उठाकर अविनाश के सिर पर मारते हुए बोली, कभी कभी तुम ना जरूरत से ज्यादा बोलते हो। अविनाश ने उसके हाथ से फाइल ली और बोला, फाइल फट जाएगी यार, 2 दिन लगे हैं इसे कंप्लीट करने में। अहाना गुस्से में फिर से अपना काम करने लगी तो अविनाश ने फिर से उसे छेड़ा, वैसे तुमने एक बात पर शायद गौर नहीं किया अहाना, वो लड़की राजस्थान से थी और सर भी कुछ दिनों पहले राजस्थान से लौटे हैं। आई एम श्योर सर उस लड़की से वही मिले होंगे। अविनाश के इतना कहते ही अहाना उसे हैरानी से देखने लगी। वो फिर से बोला, सूरज सर के साथ राजस्थान में था तो उसे इस लड़की के बारे में जरूर पता होगा। वैसे मैं गया था उसके कैबिन में प्रीति के बारे में पूछने, पर फिर याद आया कि वो तो 2 दिन के लिए हमारी पूना वाली साइट पर गया हुआ है। अहाना गुस्से में बोली, अविनाश वो लड़की अब ये नौकरी छोड़कर जा चुकी है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिले होंगे आदित्य उससे राजस्थान में, तो उससे मेरे और उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ना है और मुझे आदित्य पर पूरा भरोसा है। उन्होंने खुद ही इस शादी को करने के लिए हामी भरी है, तो वो हमारे बीच किसी को नहीं आने देंगे। और प्रीति जैसी गांव की सीधी सादी लड़की उनकी पसंद कभी नहीं बन सकती, समझे तुम? समझ गया मैडम। इतना कहकर अविनाश मुस्कुराने लगा और फिर टेबल पर रखी फाइलें उठाते हुए बोला, मैं जाकर अकाउंट की फाइल रेडी करता हूँ, सर आते ही फाइल मांगेंगे। अहाना ने आहिस्ता से सिर हिला दिया
तो अविनाश उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अहाना के दिमाग में अविनाश की बातें चलने लगी और वो प्रीति के बारे में सोचने लगी। उसे आदित्य का सब कुछ छोड़कर प्रीति के पीछे जाना याद आ गया। वो मन ही मन बोली, आदित्य गए तो उस लड़की के पीछे ही थे और फिर उन्होंने घर जाने से भी इनकार कर दिया, जबकि आज हमारी शादी का मुहूर्त निकलने वाला था। अहाना ये सब सोचकर परेशान हो गई। तभी आदित्य उसके कैबिन में आकर बोला, आधे घंटे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाओ, मुझे मिस्टर कुंद्रा वाले प्रोजेक्ट को लेकर सबसे डिस्कस करना है। अहाना तुरंत उठकर बोली, जी सर। आदित्य बिना उसकी ओर देखे जाने लगा। तभी अहाना ने पूछा, आदित्य आपकी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए फिर से न्यूज़पेपर में एड दे दूं क्या? आदित्य ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोला, नहीं अहाना, एड देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीति कल ऑफिस जरूर आएगी। आदित्य के इतना कहते ही वो भौचक्की सी रह गई, पर आदित्य बिना उसकी ओर ध्यान दिए वहां से चला गया। उसके जाते ही अहाना परेशान होकर फिर से अपनी चेयर पर बैठ गई। कुछ पलों बाद उसने खुद को संभाला और बोली, अहाना तू भी ना हद करती है, तू भी उस इडियट अविनाश की बातों में आ गई। सर अगर प्रीति को जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि उस बेचारी को इस नौकरी की कितनी जरूरत है, शायद इसलिए उन्होंने खुद जाकर उसे ये नौकरी वापस दे दी। ये सोचकर अहाना फिर से मुस्कुराई और बोर्ड के सारे सदस्यों को कॉल करने लगी। इधर प्रीति खिड़की के पास खड़ी आदित्य के बारे में सोच रही थी। तभी रिया दूसरी चाबी से लॉक खोलकर अंदर आई। उसने अपना बैग काउच पर फेंका और प्रीति के कमरे में जाने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की के पास खड़ी प्रीति पर पड़ी, जिसके सिर में चोट लगी थी। रिया उसके पास दौड़ी और उसने प्रीति की चोट देखकर पूछा, ये क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी? प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। थोड़ी सी चोट लग गई है पर कल तक ठीक हो जाएगी। पर चोट तो गहरी लग रही है, ऐसे कैसे तेरा एक्सीडेंट हो गया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? रिया ने परेशान होकर पूछा। प्रीति ने मुस्कुराते हुए उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे काउच पर बैठाकर बोली, वो क्या है ना रिया, इतना ट्रैफिक मैंने पहली बार देखा था, इसलिए बस थोड़ा घबरा गई और रोड ठीक से क्रॉस नहीं कर सकी और ये चोट लग गई। मतलब फाइनली इस शहर ने तेरा वेलकम कर ही दिया। रिया के इतना कहते ही प्रीति को हंसी आ गई। रिया भी हंसने लगी। तभी प्रीति उसके गाल को छूकर बोली, तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। रिया तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी, तू आराम कर। मैं ठीक हूँ रिया, इतनी चोट नहीं लगी है मुझे। तू ठीक नहीं है प्रीति, इतनी गहरी चोट को छोटी सी चोट कह रही है। तुझे आराम की जरूरत है, चल चल कर अपने कमरे में आराम कर। ना तुझे कुछ करने की जरूरत है और ना कुछ दिनों तक जॉब ढूंढने की। अगले कुछ दिनों तक तू सिर्फ आराम करेगी, समझी? इतना कहकर रिया ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले आई। उसने प्रीति को बेड पर लेटाया और बोली, मैं हम दोनों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे और तेरा चेकअप करवाएंगे। इतना कहकर रिया किचन में चली गई। प्रीति फिर से बोली, रिया हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैंने मेडिसिन भी ले ली है, इसलिए अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझी तू? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर आदित्य अपने कमरे में पहुंचा। उसने अपने रूम में आते ही अपना कोट उतारकर बेड पर फेंका और अपनी टाई निकालने लगा। तभी सुमन वहां आकर बोली, अच्छा हुआ आदि जो तू जल्दी आ गया, घर में सब तेरे ही आने का इंतजार कर रहे हैं और आज सारा खाना भी तेरी पसंद का ही बना है। किस खुशी में? आदित्य ने बेड पर बैठकर अपने जूते उतारते हुए पूछा। सुमन उसकी बगल में बैठकर बोली, क्योंकि आज तूने इस घर के लोगों के सपने सच कर दिए हैं। इस घर में सब कुछ था आदि, अगर कमी थी तो बस तेरी दुल्हन की, वो भी अब बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। 1 महीने बाद तेरी शादी है और वो भी अहाना जैसी सुंदर सुशील लड़की से। अपनी माँ की बातें सुनकर आदित्य उन्हें देखकर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। उसने उठकर अपनी शर्ट उतारी और बात बदलते हुए बोला, मोम आप चलिए, मैं शॉवर लेकर आता हूँ। सुमन आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही आदित्य टॉवल लेकर वॉशरूम में चला गया। सुमन मुस्कुराते हुए जोर से बोली, जल्दी आ जा, अहाना भी डिनर के लिए आ रही है। मैंने उसे और उसकी फैमिली को भी आज डिनर के लिए इनवाइट किया है। इतना कहकर सुमन वहां से चली गई। अहाना का नाम सुनकर आदित्य ने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और खुद को आईने में देखकर बोला, क्यों कर रहा है आदित्य अहाना से ये समझौते की शादी? क्यों? तू उससे प्यार नहीं करता है और शायद कभी करेगा भी नहीं।
फिर क्यों शादी जैसे रिश्ते को अहाना और खुद पर थोप रहा है? आज वो खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि तू उससे प्यार करता है, इसलिए उससे शादी कर रहा है। पर ये सच नहीं है। तू उसे नहीं चाहता। तुझे उसकी ये गलतफहमी दूर करनी होगी। उसे बताना होगा तुझे कि तू उससे शादी सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहा है, इसलिए वो शादी के बाद तुझसे कोई उम्मीद ना रखे। इसी में उसकी और तेरी भलाई है। तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू उसकी आंखों से उसके सपने छीने। उसे आज ही सच बता दे और फिर फैसला उस पर छोड़ दे। सच जानकर अगर वो ये शादी करना चाहेगी तो ही ये शादी होगी, वरना नहीं होगी। इतना कहकर उसने शोवा ऑन किया और दीवार पर अपनी दोनों हथेलियां टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे प्रीति का चेहरा नजर आने लगा। उसे हर वो लम्हा याद आने लगा जो उसने प्रीति के साथ बिताया था। उसने घबराकर अपनी आंखें खोल ली और बोला, नहीं, अहाना से ये सब कहने की वजह प्रीति कभी नहीं हो सकती। मैं अहाना से ये सब बस इसलिए कहने जा रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए मेरी दोस्त है और मैं उससे प्यार नहीं करता। प्रीति इन सब की वजह नहीं है। नहीं है। आज मैंने प्रीति को उसकी जॉब सिर्फ इसलिए वापस की है क्योंकि उसे शायद इस जॉब की जरूरत है। वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, इसलिए मैंने उसे जॉब बिल्कुल नहीं दी है। पर क्या कल वो आएगी? उस लड़की में आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा हुआ है और आज मैंने जानबूझकर उसके आत्मसम्मान पर वार किया है। इसलिए मुझे पता है कि या तो वो कल ऑफिस ज्वाइन करेगी या फिर मुझे 1 साल की सैलरी देगी। अब तो मुझे बस कल का इंतजार है। दूसरी ओर आदित्य के घर के बाहर लॉन में डिनर टेबल सजी हुई थी और घर के सारे सदस्य वही लॉन में सोफों पर बैठे अहाना के पेरेंट्स से बातें कर रहे थे। पर विवान और आहना कोल्ड ड्रिंक हाथों में लिए टहल रहे थे। अहाना की नजर घर के दरवाजे पर थी और वो बार बार उस ओर ही देख रही थी। तभी विवान बोला, अहाना, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि आज जब हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट किया है तो भाई घर पर ही है, वरना वो रात के 2 बजे के पहले घर कभी नहीं आते। इसलिए रिलैक्स हो जाओ, घर में है तो बाहर डिनर के लिए तो आ ही जाएंगे। अहाना मुस्कुराने लगी और उसने विवान से पूछा, विवान, दी और जीजू वापस चले गए हैं तो घर कितना सुना सुना लग रहा है ना। उनके आ जाने से पार्टी में कितनी रौनक थी। विवान भी बोला, वो जीजू की एक बहुत जरूरी मीटिंग थी इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। वैसे भी जीजू बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास हमेशा टाइम की कमी होती है, पर हमारी फैमिली में जब भी उनकी जरूरत होती है तो वो वक्त निकाल कर जरूर आते हैं। अहाना ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पूछा, विवान, तुम्हें क्या लगता है आदित्य इस शादी से खुश है? ये सवाल सुनकर विवान के कदम रुक गए और वो हैरानी से उसे देखने लगा। अहाना तुरंत बोली, मेरा मतलब था कि तुम्हारे भैया ने यूं अचानक से शादी का फैसला कर लिया तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना, वरना तो वो पिछले 3 साल से इस शादी को टाल रहे थे। विवान फट से बोला, यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है कि भैया को अचानक से क्या हुआ जो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। वैसे हम सब भी भाई के इस फैसले से थोड़े हैरान हैं। शादी के लिए नाना करते करते उन्होंने अचानक से हाँ आखिर कैसे दी। मुझे तो लगता है अहाना कि राजस्थान में ही कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से भैया ने तुमसे शादी करने के लिए यूं अचानक हामी भर दी। राजस्थान का नाम सुनकर अहाना को प्रीति का ख्याल आया और वो एक बार फिर से अविनाश की कही बातों के बारे में सोचने लगी। तभी लता वहां आई और अहाना के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अहाना बेटा आओ, आदित्य आ गया है, चलकर खाना खाते हैं। अहाना हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, जी। सब खाने के लिए डिनर टेबल के पास आए और अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। अहाना आकर आदित्य के साथ वाली कुर्सी पर बैठी तो घर के नौकर सबको खाना परोसने लगे। दोनों को साथ देखकर सुमन मुस्कुराते हुए बोली, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो हम सबको अहाना खाना सर्व करेगी। ये सुनकर अहाना की माँ सुप्रिया ने तुरंत पूछा, तो क्या मेरी बेटी को शादी के बाद इस घर में नौकरों वाला काम करना होगा? सुप्रिया के इस सवाल को सुनकर सब हैरान हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबका चेहरा देखकर अहाना ने आहिस्ता से अपनी माँ की हथेली पकड़कर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अहाना की माँ मुंह बनाकर खाना खाने लगी तो जानकी मुस्कुराते हुए बोली, सुप्रिया जी, घर के बड़ों को खाना खिलाना एक बहू का फर्ज होता है, क्योंकि उसे हम लक्ष्मी ही नहीं अन्नपूर्णा भी मानते हैं। इसलिए तो शादी के बाद उसकी पहली रसोई की रस्म की जाती है।
उससे रसोई घर में पूजा करवाई जाती है। किसी को खाना खिलाने से आपकी बेटी नौकर नहीं बन जाएगी बल्कि संस्कारी कहलाएगी। तभी अहाना के पापा बात संभालते हुए बोले, आप ठीक कह रही हैं माँ जी। अहाना इस घर की बहू बनने वाली है, इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो घर के सारे सदस्यों का ख्याल रखे और सबका मान करे। पर आप चिंता मत करिए, हमने हमारी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वो आप सबको निराश नहीं करेगी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और सब फिर से खाना खाने लगे। अहाना के पापा ने सबकी नजरों से बचकर उसे आदित्य को खाना सर्व करने का इशारा किया तो अहाना तुरंत एक रोटी आदित्य की प्लेट में रखते हुए बोली, आदित्य रोटी लीजिए ना। थैंक्स अहाना। आदित्य इतना कहकर फिर से खाना खाने लगा। विवान ने भी एक निवाला खाया और अपने पापा से बोला, पापा मैं सोच रहा था कि हम भाई की डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, राजस्थान के किसी खूबसूरत से पैलेस में या फिर किसी शिप पर या आउट ऑफ इंडिया चलते हैं। ये सब सुनकर अहाना बहुत खुश हुई। वो कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी आदित्य बोला, ये शादी यही मुंबई में ही होगी क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ऑफिस के जरूरी काम छोड़कर सिर्फ अपनी शादी अटेंड करूं। मुझे दोनों काम मैनेज करने होंगे, इसलिए ये शादी यही इसी शहर में और इसी घर में होगी। आदित्य के इतना कहते ही विवान को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, भाई शादी में तो आप मैनेज कर लेंगे, पर अपने हनीमून पर कैसे करेंगे? वहां तो आपको अपना काम छोड़कर अहाना के साथ जाना ही होगा, है ना अहाना? अहाना ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। बाकी सबके चेहरों पर भी मुस्कान आ गई, पर आदित्य ने बिना किसी की ओर देखे टिश्यू पेपर उठाया और अपने हाथ साफ करके उठकर बोला, एक्सक्यूज मी, मेरा खाना हो गया। वो वहां से चला गया। उसके इस तरह उठकर जाने की वजह से आदित्य की फैमिली के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पर इससे पहले कि कोई कुछ कहता, जानकी सिचुएशन को संभालते हुए बोली, आदित्य रात में खाना कम ही खाते हैं, उन्हें खुद को फिट जो रखना होता है। सब मुस्कुराने की कोशिश करने लगे। आदित्य लॉन में लगे झूले के पास आकर खड़ा हो गया। अहाना की नजर जैसे ही अकेले खड़े आदित्य पर पड़ी तो वो सुमन से बोली, आंटी मेरा भी खाना हो गया, मैं आती हूँ। अब तुम सुमन को मोम और मुझे बड़ी माँ कहने की आदत डाल लो अहाना, क्योंकि बहुत जल्द तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। पास बैठी लता ने मुस्कुराते हुए कहा। अहाना भी मुस्कुरा दी और सिर हिलाकर बोली, जी बड़ी माँ। लता ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो अहाना शर्माते हुए वहां से चली गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आदित्य की ओर बढ़ने लगी। इतना क्यों सोच रहा है आदित्य? जाकर अहाना को बता दे कि वो तुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना रखे, बता दे उसे। मन ही मन इतना कहकर आदित्य अहाना के पास जाने के लिए पलटा ही था कि तभी अहाना वहां आ गई। उसे अपने पास देखकर आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की। तभी अहाना ने पूछा, शादी के बाद हम हनीमून के लिए जाएंगे या नहीं आदित्य? अहाना, मैंने इस शादी को करने के लिए हामी जरूर भरी है, पर यह भी सच है कि ये शादी मैं सिर्फ अपने अपनों की खुशी के लिए कर रहा हूँ और मैं तुमसे। आदित्य ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी अहाना उससे टोकते हुए बोली, आप मुझसे प्यार नहीं करते, यही ना? आदित्य उसे एकटक देखने लगा तो अहाना मुस्कुराते हुए बोली, मैं ये बात पहले से ही जानती हूँ आदित्य कि आप मुझसे प्यार नहीं करते और ये शादी सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, पर मैं फिर भी खुश हूँ ये सोचकर कि कम से कम आपने मुझे इस काबिल तो समझा कि आप मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। और फिर ये इंडिया है जहां आज भी लव मैरिज से ज्यादा सक्सेसफुल अरेंज मैरिज होती है, तो मुझे भी अपने प्यार पर भरोसा है, एक दिन आप मुझसे प्यार जरूर करने लगेंगे। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, बस तुम्हारी यही बात तुम्हें सबसे अलग बना देती है अहाना। मैं दिल से तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमसे ये वादा भी करता हूँ कि मैं भले तुमसे प्यार नहीं करता, पर तुम्हें मेरी पत्नी होने के सारे हक दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए एक अच्छा पति साबित हो सकूं। अहाना ने बहुत प्यार से उसकी हथेली अपने दोनों हाथों से थामी और बोली, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी आदित्य कि मेरी वजह से आपको और आपकी फैमिली को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। अब चलिए, थोड़ा दिल से मुस्कुराए और मुझे आइसक्रीम खिलाने कहीं बाहर ले चलिए। तभी विवान वहां आकर बोला, मैं भी चलूंगा, अगर आप दोनों को मैं आपके बीच कबाब में हड्डी ना लगूं तो। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, चलो। विवान फट से बोला, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। वो दौड़ता हुआ गाड़ी लेने चला गया। इधर रिया और प्रीति जुहू चौपाटी पर गोलगप्पे खा रही थी।
रिया ने एक गोलगप्पा मुंह में रखा और बोली, प्रीति मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आदित्य सर ने तेरे और तेरी फैमिली के साथ ही सब किया। वो तो हमेशा सच का साथ देते हैं और गलत के खिलाफ होते हैं। इनफैक्ट वो गलत काम करने पर अपने खुद के छोटे भाई का भी साथ नहीं देते। मुझे लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने तेरी फैमिली के साथ किया है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी। प्रीति गुस्से में बोली, वही वजह तो मैं जानना चाहती हूँ रिया, पर उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह या तो वो मुझे बता सकते हैं या फिर मेरे दादा सा, और जब तक तेरे दादा सा वापस नहीं आ जाते हम कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय तेरे लिए नई नौकरी तलाशने के। रिया की ये बात सुनकर प्रीति कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई। रिया ने फिर से एक गोलगप्पा मुंह में रखा और बोली, प्रीति मुझे लगता है कि तुझे उनका ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि फिलहाल वो ही तुझे बता सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया, और ऑफिस में रहकर ही तू उनके बारे में सब कुछ जान सकेगी। हो सकता है कि तेरी फैमिली के साथ उनकी सच में कोई दुश्मनी हो या उन्हें तेरे परिवार को लेकर कोई गलतफहमी हो गई हो, और अगर वाकई उन्हें कोई गलतफहमी हुई है तो उनके पास रहकर ही तो तू उनकी गलतफहमी दूर कर पाएगी। और क्या पता सर की गलतफहमी दूर होते ही तुझे तेरा सब कुछ वापस मिल जाए। प्रीति कुछ पल सोचकर बोली, शायद तू ठीक कह रही है रिया, मुझे ये जॉब कर लेनी चाहिए, तभी मैं जान पाऊंगी कि आखिर आदित्य सर की मेरे दादासा और मेरे बाबासा से क्या दुश्मनी थी। ये हुई ना कोई बात, चल अब जॉब मिलने की खुशी में एक गोलगप्पा और खा ले। इतना कहकर रिया ने प्रीति के मुंह में एक गोलगप्पा रख दिया। प्रीति मुस्कुराने लगी, उसने भी रिया को एक गोलगप्पा खिलाया। तभी कुछ दूरी पर विवान ने आकर अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी रुकते ही तीनों गाड़ी से बाहर आए। आप दोनों यही रुकिए, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, विवान आगे जाते हुए बोला। तो अहाना उसे रोकते हुए बोली, विवान एक मिनट। विवान ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा तो अहाना बोली, मेरे लिए स्ट्रॉबेरी। ओके भाभी जी, अभी हाजिर हुआ। विवान मुस्कुराते हुए सामने के आइसक्रीम पार्लर की ओर चला गया। आदित्य भी टहलते हुए समुद्र की ओर बढ़ने लगा। अहाना ने उसके साथ साथ चलते हुए पूछा, आदित्य आप प्रीति को पहले से जानते हैं ना? आदित्य ने तुरंत अहाना की ओर देखा तो अहाना मुस्कुराते हुए बोली, वो आप दोनों आज ऑफिस में जिस तरह से लड़ रहे थे उसे देखकर मुझे लगा कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। आदित्य ने समुद्र की ओर देखते हुए जवाब दिया, राजस्थान के एक मेले में प्रीति से मुलाकात हुई थी मेरी, वहां उसने मेरी जान बचाई थी। फिर एक दिन उसने बिना अपनी जान की परवाह किए मुझे एक ट्रक के नीचे आने से भी बचाया। इतना ही नहीं, उसने उस ट्रक का नंबर भी नोट कर लिया था। ये सुनकर अहाना मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो मुझे प्रीति का शुक्रिया करना चाहिए, है ना? आदित्य उसे घूरते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है अहाना, प्रीति का ये कर्ज उतारने के लिए ही मैं उसे अपने ऑफिस में जॉब दे रहा हूँ। तुम उसके काम पर नजर रखना, क्योंकि उस लड़की को कुछ करने से ज्यादा चप करना आता है, और आर्ग्यूमेंट करने में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत बदतमीज और बददिमाग लड़की है वो, उसे हैंडल करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। पर दिल की बुरी नहीं है वो, आप तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आदित्य। तभी अहाना उसे टोकते हुए बोली। आदित्य के कदम रुक गए और वो सोच में पड़ गया। अहाना उसे एकटक देखने लगी, पर आदित्य ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि अपना मुंह फेर लिया। पर तभी अचानक उसकी नजर गोलगप्पे खा रही प्रीति पर पड़ी। अहाना आदित्य से कुछ कहने ही जा रही थी कि उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने फोन देखा तो उसके डैड का फोन था। वो आदित्य से बोली, आदित्य डैड का फोन है, मैं बात करके आती हूँ। आदित्य ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रीति की ओर बढ़ने लगा। अहाना ने भी प्रीति को नहीं देखा और वो भी दूसरी ओर जाते हुए अपने डैड से बातें करने लगी। प्रीति ने जैसे ही एक गोलगप्पा मुंह में रखा, उसकी नजर सामने से आ रहे आदित्य पर पड़ी। उसे देखकर उसका मुंह फूला का फूला रह गया और वो गोलगप्पा खाना ही भूल गई। रिया उसका मुंह देखते ही बोली, तेरा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तेरे सामने आदित्य सर आकर खड़े हो गए हो। तुझे पता है प्रीति, जब आदित्य सर ऑफिस आते हैं तो उन्हें देखकर मेरी हालत भी सेम तेरे चेहरे की जैसी ही हो जाती है। इतना कहकर रिया जोर से हंस दी। तुम्हें चोट लगी है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं खाना चाहिए। तभी आदित्य बोला। उसकी आवाज सुनकर रिया ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा और हक्की बक्की रह गई। तभी प्रीति अकड़कर बोली, लोगों को चोट पहुंचाने वाले यूं किसी की परवाह करते हुए अच्छे नहीं लगते।
और आपको याद दिला दूं मैं कि ये चोट आपकी वजह से ही लगी थी। वो तो भला हो उस इंसान का जो मुझे हॉस्पिटल ले गया और उसने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, वरना आपने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए आपको मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य गुस्से में भड़का, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी परवाह करने का। मुझे अगर फिक्र है तो अपनी कंपनी के नुकसान की। अगर तुम बीमार रही और कल से तुमने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया या फिर कंपनी को 1 साल की सैलरी नहीं दे पाए, तो दोनों ही सूरतों में मेरी कंपनी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा और मुझे 1 रुपये का नुकसान भी गवारा नहीं है। उसकी बातें सुनकर प्रीति का गुस्सा और बढ़ गया और वो उस पर भड़की, जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा घटिया इंसान है आप। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से जाने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।